खुशामदी तारीफें नहीं है तनवीर, इसे दिल की आवाज़ कहा जाता है। यकीन ना आए तो जूलिया से पूछ लो, दिल की आवाज़ दिल वाला ही सुन सकता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन इमरान साहब, हैरी को कहाँ कवर किया जाएगा? सफदर ने फ़ौरन ही मुदाखलत करते हुए कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि मामलात इमरान ने बढ़ाए चले जाना है और तनवीर ने भी बाज नहीं आना। हैरी के बारे में सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि वो रेड वाटर क्लब में किसी खुफिया ऑफिस में बैठता है और अपनी मर्जी के अलावा किसी और से नहीं मिलता। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो और खुद बंदरगाह के लॉन्च घाट पर पहुंच जाओ, मैं वहीं तुमसे आ मिलूंगा। तनवीर ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा, मैं तनवीर के साथ जाऊंगी। सालिहा ने कहा, नहीं, कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। तनवीर ने फौरन ही ऐलान करने के अंदाज में कहा, सॉरी तनवीर, मैं तुम्हें अकेले भेजने का रिस्क नहीं ले सकता। मिशन के दौरान तुम्हारी हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए हो सकता है कि मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊं। इमरान ने कहा तो तनवीर अपनी आदत के खिलाफ ऊंची आवाज़ में हंस पड़ा। फिर मेरा वहाँ क्या रह जाएगा? तनवीर ने हंसते हुए कहा, और इसकी इस बात पर सब साथी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। इमरान साहब, आप जो फैसला करें हम सबको मंजूर होगा, सफदर ने कहा। मेरा वोट जूलिया और सालिहा के हक में है, ये अगर चाहें तो हैरी तक आसानी से पहुंच भी सकती हैं और उसे कवर भी कर सकती हैं। इमरान ने कहा, तो फिर तनवीर को इन दोनों के साथ भेज दिया जाए, सफदर ने कहा। तनवीर हमारे साथ चलेगा, जूलिया और सालिहा ये काम मिलकर कर लेंगी। चलो उठो, तुम दोनों ने हैरी से ऐसी लॉन्च हासिल करनी है जिसे किसी सूरत चेक ना किया जा सके। इमरान ने कहा तो जूलिया और सालिहा दोनों के चेहरों पर चमक आ गई। हमने कहाँ जाना है? सफदर ने कहा, अपने अपने कमरों में, क्योंकि बाहर चेकिंग भी हो रही है और फिर हम जूलिया की तरफ से इत्तला से पहले सिर्फ बेवजह वहाँ घूमते रहेंगे। इसी तरह हम मशकूक भी हो सकते हैं, जबकि यहाँ होटल के कमरों में हम महफूज हैं। इमरान ने कहा, ठीक है इमरान साहब, सफदर ने कहा और इसके साथ ही वो भी उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही कैप्टन शकील और तनवीर भी उठ खड़े हुए। तुमने फ़ोन पर इत्तला भी देनी है जूलिया, और ये भी बताना है कि हमें कहाँ पहुँचना है। इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा, मुझे मालूम है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं, जूलिया ने कहा और फिर तेज तेज कदम उठाती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाहिर है सालिहा ने उसकी पैरवी ही करनी थी। डॉक्टर हेराल कमरे में मौजूद बड़ी सी मेज़ के पीछे रखी कुर्सी पर बैठा एक फाइल के मुतालिया में मसरूफ़ था। मेज़ पर बहुत सी किताबें इस अंदाज में जगह जगह पड़ी हुई थीं जैसे पढ़ने के दौरान उन्हें आर्जी तौर पर रख दिया गया हो। डॉक्टर हेराल की नज़रें एक फाइल के कागज़ पर जमी हुई थी और उसके चेहरे पर संजीदगी पूरी तरह नुमाया नजर आ रही थी कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो पहले 4 लम्हों तक तो डॉक्टर हेराल ने उसका नोटिस ना लिया, लेकिन जब घंटी मुसलसल बजती रही तो डॉक्टर हेराल ने सर उठाए बगैर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस डॉक्टर हेराल बोल रहा हूँ, डॉक्टर हेराल ने कहा। सेक्रेटरी साइंस एक्रीमिया लॉर्ड विल्सन से बात कीजिए जनाब। दूसरी तरफ से एक मौतबाना आवाज़ सुनाई दी तो डॉक्टर हेराल चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि सेक्रेटरी साइंस एक्रीमिया और बाहर की दुनिया में कायम एक्रीमियन लेबॉर्ट्री के इंचार्ज थे। और जब से डॉक्टर हेराल कार्बन से यहाँ शिफ्ट हुआ था, सेक्रेटरी साइंस का फ़ोन पहली बार उसके लिए आया था, वरना इस लेबॉर्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर रोनाल्ड ही ऐसे फ़ोन अटेंड करते रहते थे। ये सर, मैं डॉक्टर हेराल बोल रहा हूँ, डॉक्टर हेराल ने मौतबाना लहजे में कहा। विल्सन बोल रहा हूँ, डॉक्टर हेराल। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। ये सर, हुक्म सर, कैसे याद किया आपने? डॉक्टर हेराल ने उसी तरह मौतबाना लहजे में कहा। डॉक्टर हेराल, जिस फार्मूले पर आप काम कर रहे हैं, क्या इस फार्मूले पर आप कार्बन में क़याम के दौरान भी काम करते रहे हैं? लॉर्ड विल्सन ने पूछा। यस सर, लेकिन वहाँ किसी को भी इस फार्मूले का इल्म नहीं है। ये काम मैं खुफिया तौर पर करता था, क्योंकि मैं इस फार्मूले को कार्बन के हक में नहीं बल्कि यहूदियों के हक में इस्तेमाल करना चाहता था, डॉक्टर हेराल ने कहा। फिर उन्हें कैसे मालूम हो गया कि आप इस फार्मूले पर काम कर रहे हैं? लॉर्ड विल्सन ने कहा। नहीं जनाब, सिवाय मेरी ज़ात के और किसी को इस फार्मूले का इल्म नहीं है। वहाँ मैं ताबकारी इसरात को ज़ीरो करने के फार्मूले पर काम करता रहा हूँ और वही मैंने उन पर ज़ाहिर किया था। रिवर्स सर्कल फार्मूला तो उन पर ज़ाहिर ही नहीं किया गया था, डॉक्टर हेराल ने हतमी अंदाज में जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर हेराल, ताबकारी फार्मूला तो नाकाबिले अमल था। कि आपने कार्बन हुकाम को यही रिपोर्ट दी थी या नहीं? लॉर्ड विल्सन ने पूछा। ये सर, मैंने यही रिपोर्ट दी थी, लेकिन साथ ही उन्हें उम्मीद दिलाई थी कि इस पर मजीद काम करने से आखिरकार हम कामयाब रह जाएंगे, और उन्होंने इसको तस्लीम भी कर लिया था, डॉक्टर हेराल ने कहा। आपको वहाँ से अगवा किया गया, लेकिन ताबकारी फार्मूला वहीं छोड़ दिया गया, उसे हाथ भी नहीं लगाया गया था। इससे वो लोग इस नतीजे तक नहीं पहुँच सकते थे कि आपको ताबकारी फार्मूले के सिलसिले में अगवा नहीं किया गया, बल्कि किसी और फार्मूले के लिए अगवा किया गया है, लॉर्ड विल्सन ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा। सर, मैं साइंसदान हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी तो किसी न किसी फार्मूले पर काम करते ही गुजरेगी। क्या कोई भी साइंसदान सिर्फ पूरी ज़िंदगी एक ही फार्मूले पर काम करते हुए गुजार देता है? और फिर उन्होंने यकीनन यही समझा होगा कि मुझे ताबकारी फार्मूले के लिए ही अगवा किया गया है। उन्होंने फार्मूले पर इसीलिए गौर नहीं किया होगा कि फार्मूला मुकम्मल नहीं है, और जिस हद तक यकीन है इस हद तक मैं अपनी यादाश्तों से भी तैयार कर सकता हूँ। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर हेराल ने आखिर वो बात पूछ ही ली जो उसके जहन में खटक रही थी। क्या है लॉर्ड विल्सन को ये सारी बातें इतने दिनों बाद क्यों याद आ गई हैं? हमें हतमी इत्तलात मिली है कि कार्बन हुकूमत और कार्बन सीक्रेट सर्विस ने आपको ट्रेस करने में नाकामी के बाद पाकिस्तान हुकूमत और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से खसूसी दरख्वास्त की है कि आपको बरामद किया जाए। हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ना सिर्फ हरकत में आ चुकी है, बल्कि बाहर गेल की बंदरगाह साउपू भी पहुंच चुकी है। ये पहुंचने वाली है। ये सर्विस आम मामलात पर काम नहीं करती, इसलिए लामहला उन्हें रिवर्स सर्कल फार्मूले के बारे में बता दिया गया होगा, और क्योंकि ये मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम फार्मूला है, इसलिए वो हरकत में भी आ सकती है। लाजमन उन्हें रिवर्स सर्कल के फार्मूले के बारे में इल्म हो चुका है, लॉर्ड विल्सन ने कहा।
लॉर्ड विल्सन आपने गारमन से मालूमात हासिल की होंगी, मगर वहाँ किसी को रिवर्स सर्कल फार्मूले के बारे में इल्म नहीं है, तो फिर पाकिस्ता को कैसे इल्म हो जाएगा। वो कार्बन हुकूमत के मफादात के हसूल के लिए काम कर रही होंगी और कार्बन हुकूमत अपनी इज्जत की खातिर मुझे बरामद करना चाहती होगी। लेकिन जिस लेबॉर्ट्री में मुझे पहुंचाया गया है उसका कोई ताल्लुक बारकेल से नहीं है। फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? डॉक्टर हेराल्ड ने कहा। आप ट्रांडा गए थे लॉर्ड कार्लस से मुलाकात के लिए? लॉर्ड विल्सन ने कहा। हाँ, मेरे उससे पुराने ताल्लुकात हैं, इसीलिए मैं उससे मिलने गया था और ये मुलाकात हेलो हेलो तक ही महदूद रही थी। डॉक्टर हेराल्ड ने कहा। आपको इस लेबॉर्ट्री में लॉर्ड कार्लस ने भिजवाया है और लॉर्ड कार्लस ट्रांडा जजीरे पर ही मौजूद है और पाकिस्ता सीक्रेट सर्विस वहाँ पहुँचना चाहती है। गो मार्गो का स्पेशल सेक्शन इन लोगों को रोकने के लिए काम कर रहा है, लेकिन ये लोग पाकिस्ता सीक्रेट सर्विस को इतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। अगर मुझे ज़रा सा भी शक होता कि पाकिस्ता सीक्रेट सर्विस कार्बन हुकूमत के कहने पर इस मिशन पर काम कर सकती है तो मैं इस मिशन की इजाज़त ही ना देता, बल्कि कोई और तरीका इस्तेमाल किया जाता। लेकिन अब मैं ऐसा कर चुका हूँ। अब मामलात को हमने आगे बढ़ाना है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको खामोशी से इस लेबॉर्ट्री से किसी ऐसी लेबॉर्ट्री में शिफ्ट कर दिया जाए जिसके बारे में किसी को मालूम ही ना हो, क्योंकि आपकी निगरानी और रिवर्स सर्कल फार्मूला एक्रीमिया और इसराइल के लिए बेहद अहमियत रखता है। इस रिवर्स सर्कल फार्मूले पर तो एक्रीमिया के सदर और इसराइल के सदर दोनों ने तहसीन आमीज़ रिमार्क्स दिए हैं और इसे मुस्तकबिल का फार्मूला कहा गया है, लॉर्ड विल्सन ने कहा। लेकिन सर, यहाँ इस लेबॉर्ट्री में माहौल इंतहाई अच्छा और खुशगवार है और डॉक्टर रोनाल्ड और दूसरे साथी भी बेहद अच्छे हैं और यहाँ मैं बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर हेराल्ड ने बाकायदा एहतजाज करते हुए कहा। ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन डॉक्टर हेराल्ड, आपकी ज़िंदगी यहाँ महफूज नहीं है और ना ही फार्मूला यहाँ महफूज है। अगर फार्मूला पाकिस्ता सीक्रेट सर्विस के हाथ लग गया तो फिर उल्टा एक्रीमिया और इसराइल दोनों शदीद खतरे की ज़द में आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्ता इसराइल और यहूदियों का दुश्मन नंबर 1 है, इसलिए ऐसा होना ज़रूरी है। लॉर्ड विल्सन ने कहा। लेकिन डॉक्टर रोनाल्ड को तो मालूम होगा। फिर डॉक्टर हेराल्ड ने कहा। दो सूरतें हैं, पहली ये कि डॉक्टर रोनाल्ड समेत इस लेबॉर्ट्री के तमाम साइंसदानों को हलाक कर दिया जाए और दूसरा रास्ता ये है कि वहाँ किसी को बताए बगैर हेलीकॉप्टर से आपको निकाला जाए और वहाँ पहुँचा दिया जाए जिसके बारे में कोई ना जानता हो। हमने दूसरा रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया है, लॉर्ड विल्सन ने कहा। लेकिन वहाँ का माहौल कैसा होगा? आपने मुझे ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब कर दिया है, डॉक्टर हेराल्ड ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए किया जा रहा है, वरना हुकूमत कार्बन आपको मौत की सज़ा दे देगी और पाकिस्ता वो फार्मूला रिवर्स सर्कल उड़ा कर ले जाता और फिर पूरी दुनिया के यहूदी इस रिवर्स सर्कल में फंस कर मौत के घाट उतर जाते और कोई एहतजाज भी ना कर सकता, लॉर्ड विल्सन ने कहा। ठीक है, अगर आप ऐसा समझते हैं तो ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ? डॉक्टर हेराल्ड ने हर तस्लीम करते हुए कहा। आप आधे घंटे के अंदर अंदर अपने फार्मूले की फ़ाइल इकट्ठी कर लें और अपने बाकी तमाम कागजात भी ले लें। आधे घंटे बाद एक हेलीकॉप्टर लेबॉर्ट्री में लैंड करेगा, आपको उस पर सवार होना है। क्या आपको डॉक्टर रोनाल्ड साथ लेकर जाएंगे? लॉर्ड विल्सन ने कहा। क्या डॉक्टर रोनाल्ड को इस बारे में पहले ही बता दिया गया है? डॉक्टर हेराल्ड ने चौंक कर कहा। हाँ, लेकिन उसे ये भी नहीं बताया गया कि आपको कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है और आपको भी नहीं बताया जाएगा। हालांकि हेलीकॉप्टर पायलट को भी असल मंजिल का इल्म नहीं होगा। हम उसे ट्रांसमीटर के जरिए हदायत देते रहेंगे और ये भी बता दूं कि आपके लेबॉर्ट्री पहुँच जाने के बाद ये हेलीकॉप्टर माँ पायलट तबाह कर दिया जाएगा, ताकि पायलट और किसी को ना बता सके कि उसने आपको कहाँ पहुंचाया है, लॉर्ड विल्सन ने कहा। पायलट तो बेचारा बेगुनाह होगा, आप उससे क्यों हलाक करेंगे? डॉक्टर हेराल्ड ने कहा। मजबूरी है डॉक्टर हेराल्ड, वरना पाकिस्ता सीक्रेट सर्विस इस पायलट तक पहुंच गई तो वो आप तक भी पहुंच जाएगी और हमारा तमाम मंसूबा फेल हो जाएगा। और ना सिर्फ फेल हो जाएगा बल्कि रिवर्स सर्कल फार्मूला भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, लॉर्ड विल्सन ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, आप बेहतर समझ सकते हैं, डॉक्टर हेराल्ड ने कहा। तो आप तैयार हो जाएं, हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो डॉक्टर हेराल्ड ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। बहुत खौफज़दा है ये पाकिस्ता सीक्रेट सर्विस से। हैरत है, एक पसमानदा मुल्क की सीक्रेट सर्विस से इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक इस कदर खौफज़दा हैं, डॉक्टर हेराल्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा और इसके साथ ही वो उठकर खड़ा हो गया ताकि यहाँ से जाने की तैयारी कर सके। टैक्सी रेड वाटर क्लब के कंपाउंड गेट से पहले दीवार से लगकर रुक गई। अंदर गाड़ी ले जाना मना है, इसीलिए आपको यहीं ड्रॉप होना पड़ेगा। ड्राइवर ने नीचे उतरकर अकबी दरवाज़ा खोलते हुए बड़े मोतबाना लहजे में कहा। कोई बात नहीं, जूलिया ने कहा और हाथ में मौजूद बैग खोलकर उसमें से एक बड़ा नोट निकालकर उसने टैक्सी ड्राइवर के हाथ पर रख दिया। सालिहा भी दूसरी तरफ से नीचे उतर आई थी। मेरे पास तो चेंज नहीं है, ड्राइवर ने कहा। कोई बात नहीं, बाकी तुम रख लो। आओ मार्गरेट, जूलिया ने सालिहा से कहा जो यूरोपीय मेकअप में थी। और ड्राइवर इस तरह हैरत से जूलिया को देखने लगा जैसे उसे समझ ना आ रही हो कि इतनी बड़ी टिप भी कोई दे सकता है। लेकिन जूलिया ने मुड़कर भी उसकी तरफ ना देखा और मुड़कर कंपाउंड गेट में दाखिल हो गई। वसी और इस कंपाउंड की एक साइड पर पार्किंग बनी हुई थी जहां रंग बिरंगी कारों का मेला सा लगा दिखाई दे रहा था। सामने ही क्लब का मेन गेट था जहां से आने और जाने वाले मर्द और औरतें सबका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से ही नजर आ रहा था। जूलिया और सालिहा तेज तेज कदम उठाती मेन गेट की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। दोनों ने जीन्स की पैंट और स्याह लेदर की जैकेट्स पहनी हुई थी। जूलिया अपने असल चेहरे में थी जबकि सालिहा ने यूरोपीय मेकअप किया हुआ था। दोनों बेहद खुश नजर आ रही थी। आने जाने वाले अफराद और खास तौर पर औरतें बड़े गौर से उन्हें देख रही थी, लेकिन किसी ने उन्हें टोका नहीं और वो मेन गेट से वसी और अरीज हॉल में दाखिल हो गई। हॉल बेहद वसी होने के बावजूद तकरीबन भरा हुआ था। मंशियात और शराब की तेज बू पूरे माहौल पर छाई हुई थी। हॉल के चारों कोनों में मशीन गनों से मुसल्लह अफराद बड़े चौकन्ना अंदाज में खड़े थे। उन्होंने सरों पर सुर्ख रंग के कपड़े बांध रखे थे।
اور وہ اپنے اس انداز سے مال بردار بحری جہازوں کے حالات دکھائی دے رہے تھے۔ جولیا ہال میں داخل ہو کر چند لمحوں تک گردن گھما کر ارد گرد کا جائزہ لیتی رہی، پھر وہ تیزی سے ایک طرف بنے ہوئے وسیع کاؤنٹر تک بڑھ گئی۔ صالحہ اس کے ساتھ تھی، لیکن ابھی وہ ایک کاؤنٹر تک پہنچی نہ تھی کہ اچانک ایک میز سے اٹھ کر ایک لہیم شہیم دیو ہیکل آدمی، جس نے سر پر تکونے انداز کی ٹوپی رکھی ہوئی تھی اور جسم پر ڈانگری نما لباس تھا، تیزی سے ان دونوں کی طرف بڑے جارحانہ انداز میں بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، اس آدمی نے چیخ کر کہا تو جولیا اور صالحہ دونوں ٹھٹک کر رک گئیں۔ ہال میں موجود افراد بھی اس آدمی کے چیخ اور بولنے پر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تم دونوں نئے پھول ہو اور نئے پھول ہمیشہ کساڈو کی میز پر سجتے ہیں، آؤ عیش کراؤں گا۔ اس آدمی نے جولیا اور صالحہ کے قریب آ کر بڑے لوفرانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ اس نے جولیا کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ جولیا ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نان سینس، تم کون ہو اور جاؤ واپس، ورنہ، جولیا نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہاری یہ جرأت کہ کساڈو پر گراؤ تم، اس آدمی نے یکلہت ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اس کے چیخنے کا انداز ایسا تھا جیسے جولیا نے اس پر گرا کر دنیا کا سب سے ہد تک آمیز کام کیا ہو، اور اس کے ساتھ اس نے جبڑ کر جولیا کا بازو ایک بار پھر پکڑنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے ہال زوردار تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھا۔ جولیا اس بار بجائے پیچھے ہٹنے کے تیزی سے ایک قدم آگے بڑھی، اور اس کے ساتھ اس کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور تھپڑ کی گونج کے ساتھ ہی کساڈو لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ پورے ہال میں یکلہت خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم کساڈو کو تھپڑ مارو جسے بڑے بڑے آج تک ہاتھ نہیں لگا سکے، کساڈو نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ یکلہت چیختا ہوا کسی بپھرے ہوئے ریچھ کی طرح جولیا اور اس کے ساتھ کھڑی صالحہ پر جھپٹا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ان دونوں کو اٹھا کر نیچے پٹک دے گا، لیکن دوسرے لمحے وہ زوردار دھماکے سے اچھل کر پشت کے بال کرسیوں اور میزوں پر جا گرا، اور کرسیاں ٹوٹنے کی آواز اور کساڈو کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے ہال گونج اٹھا۔ یہ کام صالحہ کا تھا۔ اس نے یکلہت اچھل کر دونوں جڑے ہوئے پیروں سے کساڈو کے سینے پر زوردار ضرب لگا دی تھی، جبکہ جولیا ویسے ہی اطمینان سے اپنی جگہ کھڑی تھی۔ ضرب لگا کر صالحہ نے ہوا میں الٹی قلابازی کھائی اور جولیا کی سائیڈ میں اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے اس نے اپنی جگہ سے حرکت ہی نہ کی ہو۔ سانڈ کی طرح پلا ہوا کساڈو نیچے گرتے ہی بجلی کسی تیزی سے اچھل کر اٹھا ہی تھا کہ جولیا اس سے بھی زیادہ تیزی سے آگے بڑھی، اور دوسرے لمحے اس نے اٹھتے ہوئے کساڈو کی کلائی پکڑی اور پھر کسی تیز رفتار لٹو کی طرح گھوم گئی، اور کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی ہال کساڈو کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ وہ گھوم کر پہلو کے بال نیچے گرنے ہی لگا تھا کہ جولیا نے یکلہت اس کی دوسری کلائی پکڑی اور ایک بار پھر تیز رفتار لٹو کی طرح گھوم گئی، اور ایک بار پھر کٹاک کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی پہلے سے زیادہ کربناک چیخ کساڈو کے منہ سے نکلی اور وہ دھم سے نیچے فرش پر جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی صالحہ نے یکلہت اچھل کر دونوں ہاتھ پیر جوڑ کر اس کی دائیں ران پر جمپ لگا دیا، اور کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی کساڈو کا جسم پارے کی طرح تڑپا، لیکن صالحہ میں تو جیسے بجلی بھر گئی تھی۔ وہ پلک جھپکنے میں اس کی بائیں ران پر دونوں پیر جوڑ کر کود گئی، اور ایک بار پھر کٹاک کی آواز سنائی دی۔ آؤ سینڈرا، اب چلیں، صالحہ نے اچھل کر جولیا کے قریب آتے ہوئے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں آؤ، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں اس طرح چلتی ہوئی کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگیں جیسے ان کے قریب کوئی واقعہ ہوا ہی نہ ہو اور وہ مین گیٹ سے ویسے ہی سیدھی چلی آ رہی ہوں۔ کاؤنٹر پر 3 لڑکیاں اور 2 مرد موجود تھے۔ ان سب کے چہروں پر ایسی حیرت تھی جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد یکلہت جیسے بم سا پھٹ پڑتا ہے، اس طرح ہال میں شور سا اٹھا، جبکہ صالحہ اور جولیا دونوں کاؤنٹر پر پہنچ چکی تھیں۔ ہم ولنگٹن سے آئی ہیں اور ہم نے ہیری سے ملنا ہے، جولیا نے کاؤنٹر پر موجود ایک مرد سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ کون ہیں؟ آپ نے جس طرح کساڈو کو بیکار کیا ہے اس پر تو ہمیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا، ورنہ وہ ساؤ پو کا سب سے بڑا لڑاکا تھا۔ اس مرد نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب کوئی سامنے کھڑی نرم و نازک 2 لڑکیوں نے کیا ہے۔ جو میں نے کہا ہے اس کا جواب دو، مسٹر، فضول باتیں مت کرو، جولیا نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ چیف باس کسی سے نہیں ملتے، آپ نارمن سے مل لیں، وہ اسسٹنٹ باس ہے، اس آدمی نے کہا، لیکن اسی لمحے ایک دھاڑتی ہوئی آواز سائڈ راہداری سے سنائی دی۔ ان دونوں لڑکیوں نے ایک اور آواز سنائی دی، او کراس آ گیا ہے، ویری بیڈ۔ کساڈو تو اس کا خاص آدمی تھا، کاؤنٹر پر کھڑے مرد نے قدرے خوفزدہ انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کی بڑبڑاہٹ سن کر جولیا اور صالحہ دونوں بے اختیار مڑ گئیں۔ تو ایک دیونما آدمی جس نے جینز کی پینٹ اور جینز کی ہپ جیکٹ پہنی ہوئی تھی کسی مرکھنے بیل کی طرح جھولتا ہوا کاؤنٹر کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر سے بھی زیادہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ ان چپکلیوں نے کساڈو کو بیکار کیا ہے، ان 2 چپکلیوں نے، میں نہیں مانتا، اس آدمی نے جولیا اور صالحہ کے سامنے رک کر دونوں ہاتھ اپنے پہلوؤں پر رکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس کساڈو نے ہاں مداخلت کی ہے، ہم تو یہاں ہیری سے ملنے آئی ہیں، لیکن اس کو بھی تمہاری طرح اپنے آپ پر بڑا گھمنڈ تھا، جس کے نتیجے میں وہ اب دونوں بازو اور دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں توڑوائے حقیر کینچوے کی طرح پڑا ہوا ہے۔ اور تم بولو کیا چاہتے ہو تم، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کساڈو میرا آدمی ہے اور تم نے میرے آدمی پر ہاتھ اٹھایا ہے، اب اس کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی، اور وہ ہے سزائے موت، کراس نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس کا ہاتھ جیکٹ کی جیب سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا۔ اب تمہیں معلوم ہوگا کہ تم نے کراس کے آدمی پر ہاتھ اٹھا کر کیا غلطی کی ہے، کراس نے کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کی کیفیت تبدیل ہوتی چلی گئی، اس کے چہرے پر موجود وحشت اب پتھریلے پن میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو تو یہی صحیح، جولیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا اور کراس کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل اڑتا ہوا دور فرش پر جا گرا، جبکہ کراس بے اختیار اپنے ہاتھ کو جھٹکنے لگ گیا۔ اب بولو، مار دوں گولی، جولیا نے ہاتھ جیب سے باہر نکالتے ہوئے کہا۔ پہلی گولی اس نے جیب کے اندر سے ہی چلائی تھی۔ یہ تم نے جیب کے اندر سے اتنا سچا نشانہ کیسے لگایا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کراس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
चलो तजर्बा कर लेते हैं, जूलिया ने कहा और इसके साथ ही तरतराहट की तेज़ आवाज़ों से हॉल गूंज उठा। पलक झपकते में क्रॉस के सर पर मौजूद फ्लैट पहली गोली से हवा में उठे और फिर बाकी गोलियों से हवा में निचाती रहीं। जब जूलिया ने फायरिंग बंद की तो फ्लैट नीचे गिरने लगी तो क्रॉस ने यकलहत उसे फिजा में ही झपट लिया और इसके साथ ही उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं क्योंकि फ्लैट में गोलियों के सुराह एक कतार में मौजूद थे। वेल डन, वाकई ये निशानाबाजी की इंतहा है। वेरी गुड। अचानक एक कोने से एक भारी आवाज़ सुनाई दी तो सबके चेहरे तेजी से इस तरफ को मुड़ गए। बास नॉर्मन, आप हॉल में से आवाज़ें सुनाई देने लगीं। क्रॉस, अपने आदमी को उठाओ और क्लब से बाहर चले जाओ और शुक्र करो कि उन्होंने तुम्हें गोली नहीं मारी। जाओ और तुम दोनों मेरे साथ आओ। नॉर्मन ने पहले क्रॉस से और फिर जूलिया से और सालेहा से मुखातिब होकर कहा और इसके साथ ही वो मुड़ा और कोने में मौजूद एक लिफ्ट के खुले दरवाजे में दाखिल हो गया। आओ मार्गरेट, जूलिया ने मुस्कुराते हुए सालेहा से कहा। फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते लिफ्ट के खुले दरवाजे में दाखिल हो गई। वहाँ नॉर्मन पहले से मौजूद था। दरवाजे के पास से एक लिफ्ट बॉय भी खड़ा था जिसने बाकायदा यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। जूलिया और सालेहा के अंदर दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा नाम नॉर्मन है और मैं क्लब का जनरल मैनेजर हूँ। मुझे बॉस नॉर्मन कहा जाता है। तुम कौन हो? नॉर्मन ने अपने ऑफिस में आकर मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम सैंड्रा है और ये मेरी साथी है मार्गरेट। हम वेलिंगटन से आई हैं और हमने हैरी से मिलना है, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। चीफ बॉस, हैरी तो किसी से नहीं मिलते, तुम मुझे बताओ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नॉर्मन ने जवाब देते हुए कहा। क्या चीफ हैरी तुमसे भी नहीं मिलता? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझसे तो वो मिलता है, मैं तो बॉस हूँ, मुझे उसके अहकामात की तामील की रिपोर्ट उसे देनी होती है, नॉर्मन ने कदरे गसीले लहजे में कहा। क्या तुम्हारे ऑफिस से हैरी के ऑफिस तक रास्ता है या तुम्हें आम आदमियों की तरह चक्कर काट कर जाना पड़ता है? जूलिया ने कहा। वो तीनों इस दौरान नॉर्मन के ऑफिस में पहुंच चुके थे। बहुत हो गई, अब मजीद मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है और इसीलिए सीधी तरह बता दो कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। जो कुछ तुम बताओ इसे कंफर्म भी कराना, वरना, या नॉर्मन ने यकलहत इंतहाई सर्द लहजे में कहा। वरना क्या मिस्टर नॉर्मन? जूलिया ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। वरना तुम दोनों जिंदा बचकर यहाँ से नहीं जाओगी और ये ना समझ लेना कि तुमने केसाडो और क्रॉस पर गलबा पा लिया है तो तुम नॉर्मन पर भी हावी हो जाओगी। नॉर्मन बास से बास और बास वही बन सकता है जो वाकई बास हो, नॉर्मन ने बड़े फखरिया लहजे में कहा। तुम्हारे इस ऑफिस के अकब में और कोई दूसरा रास्ता है? अचानक जूलिया ने बात बदलते हुए कहा। हाँ है, मगर क्या मतलब? ये तुम क्यों पूछ रही हो? नॉर्मन ने जूलिया के सवाल पर गड़बड़ाकर कहा। क्या वो साउंड प्रूफ है? जूलिया ने कहा। हाँ, मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ है? तुम तो यहाँ पहली बार आई हो। क्या मतलब ये सब कुछ? तुम क्या कह रही हो? नॉर्मन ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। आमतौर पर ऐसा होता है, इसलिए पूछ रही हूँ। और सुनो, जो कुछ मैं हैरी को बताना चाहती हूँ वो तुम्हें बता देती हूँ। चीफ बॉस ना सही, बहरहाल बॉस तो हो, लेकिन यहाँ नहीं, इस साउंड प्रूफ कमरे में, जूलिया ने कहा तो नॉर्मन के चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए। ओ अच्छा, इधर आओ, नॉर्मन ने एक झटके से उठते हुए कहा और जूलिया के साथ सालेहा भी उठ खड़े हुई। चंद लम्हों बाद वो एक दूसरे कमरे में मौजूद थे। यहाँ दीवारों पर लगी हुई दो अलमारियां थी। कमरे के दरमियान एक मुस्ततील शक्ल की मेज़ और उसके गिर्द 4 कुर्सियां मौजूद थी, जबकि दूसरी साइड पर एक बंद दरवाज़ा भी नजर आ रहा था। दरवाज़ा बंद कर दो मार्गरेट, जूलिया ने कहा तो सालेहा ने मुड़कर अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। बैठो बैठो और बताओ कि क्या कहना है। बैठो, नॉर्मन ने मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा और खुद वो दूसरी साइड पर मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। इस दरवाजे से जो रास्ता जाता है वो हैरी के ऑफिस में जाता है, जूलिया ने कहा। हाँ मगर नहीं, तुम अपनी बात करो और सुनो, अब तुम ये फजूल बातें बंद करो और जो कहना है वो कहो, नॉर्मन ने गसीले लहजे में कहा। ओके तो फिर सुनो, जूलिया ने बैठने की बजाय मेज़ की दूसरी तरफ बढ़ते हुए कहा, जबकि सालेहा घूमकर मुखालिफ सिमत से नॉर्मन की तरफ बढ़ने लगी और नॉर्मन को किसी गड़बड़ का एहसास इस वक्त हुआ जब वो दोनों उसकी कुर्सी के करीब पहुंच चुकी थी जिस पर नॉर्मन बैठा हुआ था। ये क्या मतलब? नॉर्मन ने यकलहत झटके से उठते हुए कहा, लेकिन ऐन उसी लम्हे जूलिया का बाजू घूमा और उसकी मुड़ी हुई उंगली का हुक पूरी कुव्वत से उठते हुए नॉर्मन की कनपट्टी पर पड़ा और वो चीखता हुआ पहलू के बाल कुर्सी से नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही उसने तेजी से उठने की कोशिश की, लेकिन इस तरफ मौजूद सालेहा की लात तेजी से घूमी और कमरा नॉर्मन के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। सालेहा के पैरों में मौजूद बूट की टो पूरी कुव्वत से उसकी कनपट्टी पर ऐन इस जगह पड़ी थी जहां पहले जूलिया की मुड़ी हुई उंगली का हुक पड़ा था, और इस दूसरी जोरदार ज़रब ने नॉर्मन जैसे गेंडे नुमा आदमी की सारी ताकत जैसे सलब कर दी थी। वो पानी से निकलने वाली मछली की तरह वहीं फर्श पर ही लोटपोट होने लग गया। उसी लम्हे जूलिया की लात हरकत में आई और फिर तीसरी ज़रब भी ऐन उसी जगह पड़ी जहां पहले 2 ज़रबें पड़ चुकी थी और अब तीसरी ज़रब के बाद नॉर्मन एक झटका खाकर साकत हो गया। आओ अब हैरी से भी 2 बातें हो जाएं, जूलिया ने कहा और तेजी से इस दरवाजे की तरफ बढ़ गई जिसके बारे में वो पहले ही नॉर्मन से मालूम कर चुकी थी कि इस दरवाजे से हैरी तक पहुंचा जा सकता था। दरवाज़ा खोलकर उसने दूसरी तरफ झांका तो ये एक राहदारी थी जो आगे जाकर मुड़ गई थी। जूलिया बाहर आ गई, उसके पीछे सालेहा थी। दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दो, जूलिया ने कहा तो सालेहा ने मुड़कर दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक कर दिया। फिर वो दोनों तेजी से लेकिन मुहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगी। राहदारी के मुड़ते ही वो एक बंद दरवाजे के सामने पहुंच गई। जूलिया ने दरवाजे पर दबाव डालने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि यकलहत दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और एक वर्जिशी जिस्म का मालिक नौजवान जिसके कंधे पर मशीन गन लटकी हुई थी तेजी से बाहर आया, लेकिन सामने जूलिया और सालेहा को देखकर बेइख्तियार ठटक कर रुक गया। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। हैरी अंदर है? जूलिया ने फौरन ही पूछा। हाँ मम, मगर उसने बौखलाए हुए अंदाज में कहा, लेकिन जूलिया ने मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और इसके साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ी। उसने दरवाजे को दबाकर खोला और अंदर दाखिल हो गई।
یہ کیا کر رہی ہو؟ اس آدمی نے تیزی سے مڑتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے صالحہ کا بازو گھوما اور اس آدمی کی گردن پر کھڑی ہتھیلی کا وار اس بھرپور انداز میں پڑا کہ اس آدمی کے منہ سے چیخ بھی نہ نکل سکی اور وہ اچھل کر پہلے سائڈ دیوار سے ٹکرایا اور پھر ریت کے حالی ہوتے ہوئے بورے کی مانند نیچے فرش پر گرا، جبکہ صالحہ تیزی سے آگے بڑھی اور پھر دروازہ کھول کر وہ اچھل کر اندر داخل ہوئی تو اس نے میز کے پیچھے کونچے قد اور بھاری جسم کے آدمی کو حیرت زدہ انداز میں بیٹھے دیکھا، جبکہ جولیا اس کے سامنے بڑے اطمینان بھرے انداز میں کرسی پر بیٹھ رہی تھی۔ دروازہ اندر سے لاک کر دو مارگریٹ، جولیا نے صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا تو صالحہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مڑ کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ تم دونوں وہی ہو جنہوں نے ہال میں کساڈو اور کراس کو بیکار کر دیا تھا اور نارمن تمہیں اپنے آفس میں لے گیا تھا، اس آدمی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا نام سینڈرا ہے اور یہ میری ساتھی ہے، اس کا نام مارگریٹ ہے۔ تم ہیری ہو؟ یا جولیا نے ادھوری بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ہیری ہوں، چیف ہیری نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسے شاید اس سوال کی وجہ تسمیہ سمجھ میں نہ آئی تھی۔